बुलीड किड इन स्कूल। मेरे को यूपीएससी का भी था, आई ट्राई, फिर मैं ड्रॉप कर दिया था। राइट। मैं बहुत कन्वीनियंट से नोन एनवायरनमेंट में थी, लोग पता थे, जगहें पता थी, नोट छाप रही थी, बट इज अ मेजर कंसर्न। ठीक है, तो लड़के भी सेफ नहीं है यार आजकल तो। यहाँ पे एक महिला को, एक विमेन को सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ क्या फेस करना पड़ता है, किस में वो जी रहे हैं? वन वर्ड, रेप्स। आप देखेंगे कि न्यूज आती रहती है, हर स्टेट से आएगी, हर एज की लड़की के लिए आएगी। रेप इज नॉट अबाउट लस्ट, इट्स अबाउट पावर। मेरे पापा ने मुझे यही एजुकेशन दी कि अपने बाप तक पे भी पूरा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं करना। फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक प्लान बी बता सको। तो स्किल्स आगे, आपकी रिसर्च को लेके स्किल्स आगे, आपकी एकेडमिक राइटिंग, आपकी राइटिंग इज योर बिगेस्ट आई वुड से स्किल। तो पब्लिक पॉलिसी इज अ गुड ऑल्टरनेटिव एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ योर नॉलेज जो है आपको प्रिपेयर ही गवर्नेंस के लिए करती है। Hello everyone, welcome to the podcast, and today we have a very special guest, Pinaki. And before we get to know her, उनकी जर्नी को हम लोग जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले आपकी जर्नी से हम शुरू करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए पिनाकी, एंड आप ये भी बताइए कि किस तरीके से आपने सोशियोलॉजी से पब्लिक पॉलिसी और फिर अल्टीमेटली यू आर नाउ द फाउंडर ऑफ द आर जेंडर लेंस। So, Pinaki, we welcome you to the podcast and we are very happy to host you. So, आपसे मैं बेसिकली ये जानना चाहूँगा कि ये कैसे जर्नी कैसे इवॉल्व हुई, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सोशियोलॉजी का माइंडसेट, फिर वहाँ से पब्लिक पॉलिसी में आपने जंप किया और फिर वहाँ से आप नाउ यू आर द फाउंडर ऑफ द आर जेंडर लेंस। सबसे पहले तो आर जेंडर लेंस क्या है वो भी आप बताइएगा हमारे दर्शकों को, और ये फाउंडर बनने तक का सफर आपने कैसे पूरा किया। सो थैंक यू ऋषभ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई स्टार्ट विद दिस थिंग कि आई वाज अ बुलीड किड इन स्कूल। तो कोई ऐसा फ्रेंड ग्रुप भी नहीं था, बहुत लेट जाके लाइफ में बना। तो ये हमेशा एक अंदर से फीलिंग थी कि मैं किसी ग्रुप में बिलोंग नहीं करती, मेरी आई डोंट फिट इन एनीवेयर। और साथ में एक इंटरेस्ट भी था मेरे को पर्सनल के हिंदू माइथोलॉजी को लेके। तो हमारी लाइब्रेरी जो थी स्कूल की, उसमें जो भी सेक्शन था हिंदू माइथोलॉजी का, मैंने सारा पढ़ डाला था। अरे वाह। दोस्त नहीं थे तो किताबों को दोस्त बना लिया था। सो व्हाई ऐसे, सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसा क्यों था कि आपके बीच मतलब दोस्त नहीं थे एंड यू फील कि यार आई डोंट बिलोंग एनीवेयर, या मैं कहीं फिट इन नहीं कर पाती हूँ? हाँ, सो आई वेंट टू वेरी एलीट स्कूल। अच्छा। और जहाँ पे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यूज आ रही थी, हम होंडा में जा रहे थे। अच्छा, होंडा को भी कम समझ रहे हैं, हम तो स्प्लेंडर में जाते थे। तो अब वो डिफरेंसेस थे, Right. तो दैट काइंड ऑफ आई गेस वाज वन ऑफ द रीजंस। बाकी देयर आर ऑलवेज वन और टू किड्स हु आर पिक्ड आउट। राइट। कहीं पे भी ऐसा हो जाता। सो एनीवेज, तो उसके अलावा हाँ, सो मेरे को ये इंटरेस्ट था, बहुत कल्चर्स जानने थे, डिफरेंट एरियाज को समझना था। तो सोशियोलॉजी वाज समथिंग दैट वाज एन आंसर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर मी। तो मतलब सोसाइटी को समझना है, सोशल ग्रुप्स को समझना है, कल्चर समझने हैं, वो सब कुछ। एंड मेरी जो टीचर थी आरवी मैम, शी ग्रूम्ड मी while I was doing sociology। तो उन्होंने मेरे अंदर ना वो एक एक्स्ट्रा गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल वाला एक चीज जो थी, उन्होंने हमेशा मेरे को पुश करा उस चीज के लिए। एंड दैट इज हाउ आई काइंड ऑफ डिड वेल इन सोशियोलॉजी एज वेल। बैचलर्स में गई तो मेरी एचओडी रिकॉग्नाइज माय पोटेंशियल, और उन्होंने कहा कि आ जाओ बेटा, पेपर्स लिखो एंड प्रेजेंटेशंस दो। सो 4-5 कॉन्फ्रेंसेस में आई प्रेजेंटेड पेपर्स एंड ऑल। करते करते यही हिट हुआ कि थोड़ा एक्सपोजर मेरे को यूपीएससी का भी था, आई ट्राई, फिर मैं ड्रॉप कर दिया था। आई न्यू कि मेरी बस की बात नहीं है। बट हाँ, एनीवेज, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ना अप्लाई करना, मुझे सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, चीजें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जानना है, प्रैक्टिकल चीजें समझनी है। और वो प्रैक्टिकल चीजों के लिए मुझे लगा पब्लिक पॉलिसी इज द वे, बिकॉज दैट वुड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। बिकॉज आज की डेट में अगर आपको इंटरव्यू भी दोगे ना आफ्टर पब्लिक पॉलिसी, दे लास्ट यू कि ये एमबीबीए इक्विवेलेंट है
और आपका क्या टेक है इस पे. इनफैक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई वाज अप्लाइंग फॉर. तो एक ये चीज थी कि आई विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड बस यही है कि आई विल बी एबल टू अप्लाई माई सेल्फ. अब मास्टर्स कर ली, उसके बाद आई वर्कड फॉर सम टाइम, लगा कि दिस इज नॉट द थिंग फॉर मी एंड आई स्टार्टेड आवर जेंडर लेंस. मेरे जो मास्टर्स में देयर वर फ्यू पीपल हु वर जर्नलिस्ट मेरे कोहॉर्ट में, एंड उनसे बात करते हुए आई गॉट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेंडर इश्यूज बियॉन्ड women also, जो ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, इंटरसेक्स. जो तो बेसिकली आर जेंडर लेंस है क्या? आज जेंडर लेंस इज अ रिसर्च प्लेटफॉर्म. सो मेरा कोर्स के और मेरे साथ जो एक और मेरी वो है, क्या कहते हैं, फ्रेंड है, वी स्टार्टेड दिस एंड हमारा कोर कॉम्पिटेंसी रिसर्च था एंड वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर जेंडर इश्यूज. तो हमने डिसाइड किया कि हम थ्रू रिसर्च ये काम करेंगे. तो हमारी करंटली वी हैव अ टीम ऑफ 25 पीपल एंड इसमें 15 ऑफ देम आर इन रिसर्च एंड वी हैव इम्पैक्ट असेसमेंट्स, knowledge creation through policy briefs, policy papers, blogs, explainer articles, all of that. उसके अलावा we also do these monthly webinars where we pick up topics to discuss कि हमारा क्या है, gender के क्या issues हैं. Sometimes we pick gender neutral things, like we did a webinar on gender neutral approach to mental health, जो कि just trying to bring more awareness, I would say. उसके अलावा we also collaborate with other organizations to do research studies. So like for example, we will be collaborating with a startup in Hyderabad and doing a research over there about POSH का क्या कहते हैं, compliance कैसा चल रहा है. Prevention of sexual harassment at workplace. Yes. Right. So basically मतलब ये है कि एक as a name says कि एक लेंस है जिससे आप देखते हैं शायद. Yes. और वो लेंस का पर्सपेक्टिव्स आप अलग अलग वहां पे शो करते हैं. सो यू ट्राई टू ब्रिंग आउट द इंफॉर्मेशन अवेयरनेस एंड प्लस जो कुछ मिथ्स हैं, चाहे वो जेंडर, कोई भी स्पेसिफिक जेंडर का हो सकते हैं, उसके लिए एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है. वेरी नाइस. सो चलो मतलब यहीं से मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ. फिर ऐसा कौन सा मूवमेंट रहा आपकी लाइफ में, ऐसा कौन सा ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको ये मोटिवेट करा कि आई शुड थिंक ऑन दैट लाइन्स? मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में जब मैं यूपीएससी कर रहा था, सो देन आई अंडरस्टूड कि यार मैं शायद ना एक लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करवा पा रहा हूँ, बच्चों को मैं शायद एम्पावर कर रहा हूँ. फिर उसके बाद मुझे लगा कि आई नीड अ बेटर प्लेटफॉर्म, बिगर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं अपनी बात को रख सकूँ. तो देन आई स्टार्टेड एम्बिशन प्रेप. है ना, हम लोगों ने एम्बिशन प्रेप की नींव रखी. मेरे को फाउंडर हैं सिद्धार्थ सर, हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया. फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, हम लोगों को और कुछ शायद सिर्फ अपनी बात नहीं सुननी है, अब लोगों की बात भी सुननी है. सो देन वी स्टार्टेड पॉडकास्ट कि यार मुझे अब लोगों का पर्सपेक्टिव सुनने में मजा आ रहा है. जो मतलब दिस हैज बिकम नाउ अ डेली एक्सरसाइज, वीकली एक्सरसाइज, जिसमें मुझे मजा आने लग गया है कि यार मैं ना उनका व्यू पॉइंट जान रहा हूँ. तो व्हाट वाज योर दैट टेक वन, क्योंकि होता ही कहीं ना कहीं हिट करता है. तो ऐसा क्या हुआ कि जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज के लिए आपने प्लेटफॉर्म ही बना दिया पूरा, जिसपे लोग बात तक नहीं करते हैं? एक तो औरत हूँ एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, इट हैज इट्स डीमेरिट्स. ये एक चीज है जो कि मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली भी फेस करी है, मैंने लोगों को फेस करता हुआ देखा है. तो ये एक चीज तो है ही. उसके अलावा आई वुड से कि मेरा स्टीरियोटिपिकल सा ही पाथ था, बैचलर्स करी, मास्टर्स करी, जॉब करी. पर जब मैंने जॉब करी, दैट वाज अ डिसीजन. जो ना समटाइम्स अब ऐसा होता है कि ना हम हमारा इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ डिसीजंस लेते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को एक्सेप्टेबल लगे. हम सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटल प्रेशर्स के हिसाब से, जो वहां पे वैलिड हो. हाँ बिल्कुल. अब मास्टर्स कर ली, अब उसके बाद था कि पीएचडी शायद करेंगे, पर अभी आई वाजंट टू श्योर ऑफ इट. तो आई डिसाइडेड ठीक है, वी विल गो इनटू द जॉब मार्केट एंड वी विल डू अ जॉब फॉर सम टाइम, जब तक हमारे को क्लैरिटी नहीं आती. राइट. तो अब उस केस में अब मेरे बैचमेट्स की भी सारी जॉब्स लग रही थी क्योंकि सब ग्रेजुएट हो गए थे, एक के बाद एक आ रहा था प्लेसमेंट पोस्ट. तो अब लग रहा था कि ओके, देयर समथिंग नीड्स टू बी डन एंड लकीली माय ओन कॉलेज अब्सॉर्ब्ड मी. ओके. तो आई वाज वर्किंग एज द प्रोग्राम एसोसिएट इन कौटिल्य एंड हाँ, तो अब यही है, वहां पे आई वाज हैंडलिंग ऐसी गेस्ट स्पीकर्स जो आते थे फॉर कॉन्वर्सेशंस. तो उनके लिए लॉजिस्टिक्स एंड ऑल सारे फिगर आउट करने होते थे, सब कुछ उनका आना, उनका स्टे, एवरीथिंग आई वाज टेकिंग केयर ऑफ.
तो इन दैट सेंस बहुत सारे लोग आते थे एंड दे वुड बी लाइक आपने यहीं से पढ़े हो, आपने मास्टर्स करी है और आप यहीं जॉब करो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में, व्हाई नॉट इन द गवर्नमेंट, व्हाई नॉट सम अदर प्लेस। एंड वो ना बार 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 जब आप एक क्वेश्चन आपको पास यूनिवर्स भेजता है तब आपको अंदर से राइट यस आई डू बिलीव इन दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि हाँ मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग। मैंने क्यों करी थी मास्टर्स, मैंने करी थी ताकि मैं अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकूं, अल्टीमेटली लोगों के लिए कुछ कर सकूं। राइट मैं बहुत कन्वीनियंट से नोन एनवायरनमेंट में थी, लोग पता थे, जगहें पता थी, नोट छाप रही थी, बट मेरे को ये था कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाई आई डिड इट एंड द यूनिवर्स आल्सो नज्ड मी इन द राइट डायरेक्शन। मैंने इट वाज अ टफ डिसीजन बट आई क्विट माय जॉब एंड फिर मैं स्टार्टेड। राइट मतलब अभी ये दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बोली Yeah. जो एकदम मुझे क्लिक करी। सो पहला तो आपने बोला कि बीइंग अ वुमेन हैव देयर ओन डीमेरिट्स। सो आई वुड लाइक टू नो कि भाई एज अ बीइंग अ वुमेन व्हाट डू यू थिंक कि वो डीमेरिट्स क्या है? व्हाट डू यू थिंक? आज मैं पॉडकास्ट के लिए मम्मी को साथ लेके आई हूँ, अकेले नहीं आई हूँ। सेफ्टी इश्यूज, सेफ्टी बिल्कुल। इज अ मेजर कंसर्न। ठीक है, तो लड़के भी सेफ नहीं है यार आजकल तो। गुड़गांव में तो लड़के भी सेफ नहीं है। बट I राइट, do not deny that. बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट। एक सेफ्टी इश्यूज हैं। हाँ, और फिर भी अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, आपके पापा अकेले तो भेज देंगे। मेरे पापा को इससे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि मुझे जाना है, तो वो कहेंगे चल मम्मी को लेके जा। राइट। सो कहीं ना कहीं वो एक इनबाउंड इम्प्लीकेशंस हैं जो शायद हम देख नहीं पाते हैं। राइट। अच्छा, दूसरा आपने मेरे से बार बार अभी ना यू आर ट्राइंग टू से, और कई बार आपने बोला कि यूनिवर्स सिग्नल्स। व्हाट इज योर टेक? बिकॉज यू सेड कि आपने माइथोलॉजी काफी सारी पढ़ी है, आपने कई सारे टेक्स्ट पढ़े, तो मैं उस पर भी जानना चाहूंगा। मतलब क्या, हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू टेक अबाउट दिस कि यार व्हाट इज यूनिवर्स सिग्नलिंग? क्या लगता है? I would say कि universe at different points in time has given me some very unique things जो कि repetitive थी मेरे लिए, and then somewhere when it all came together and through this platform, and that's when एक moment होता है जब आपको click करती हैं चीजें life में, and I still remember that moment जब मैं मम्मी के साथ we were just sitting in some cafe, हम normal conversation कर रहे थे, and ऐसी ना एक अंदर से एक hit हुआ, एक second, मैं तो फाउंडर हूँ ऑफ अ रिसर्च प्लेटफॉर्म, ये कैसे हुआ? एंड आई स्टार्टेड ट्रेसिंग बैक माय स्टेप्स। सो फ्रेंड्स ऑलवेज अप्रिशिएट माय दिस थिंग, यू आर अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन, बहुत गिविंग नेचर की हो, एंड तुम लोगों का भला करने निकल जाती हो, कभी कभी अपना नुकसान भी हो जाता है चाहे उस चक्कर में। राइट। देन विमेन इश्यूज को लेके मैंने जैसे कहा, तो देवर आई वाज आल्सो always focused on that. So there is a foundation called Prasan Chetas Foundation. उनका एक प्रोग्राम था फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, तो उनके लिए गाना रिकॉर्ड किया था मैंने स्टूडियो में। अच्छा। हाँ, सो ऐसे इवन इन माय स्कूल आई वाज पार्ट ऑफ अ फ्यू ऐसे सोशल वाली एक्टिविटीज, तो ताना पानी प्रोजेक्ट हो गया या फिर हमारी कक्षा हो गई, सो समवेयर और द अदर। एंड पढ़ा तो था ही सोशियोलॉजी एंड मास्टर्स पब्लिक पॉलिसी में किया, तो समवेयर इट ऑल काइंड ऑफ स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स एंड इट केम टुगेदर। वो मेरे को वाली बात याद आ गई, व्हेन स्टीव जॉब्स, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes. उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आज से कई साल पहले। सो ही मेंशन कि यार यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग बैकवर्ड, बट वो तभी जब आप आगे आ जाते हो तब आप पीछे देखते हो तो सब जुड़ा हुआ ही दिखता है। तो अभी फ्यूचर में कई बच्चे डर जाते हैं, यूपीएससी वाले बच्चे भी डर जाते हैं कि सर क्या होगा क्या होगा। सो वेट, यू विल कनेक्ट द डॉट्स लेटर ऑन। सो अभी आपने बोला मुझसे कि सोशल इम्पैक्ट आपकी लाइफ का एक पार्ट रहा, राइट? एंड दैट्स हाउ यू मूव्ड ऑन इनटू कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो। सबसे पहले तो कौटिल्य स्कूल जो हैदराबाद में, राइट, यूनिवर्सिटी है एंड गीतम के अंदर आती है जैसा आपने बताया। सो मुझे ना आपका एक्सपीरियंस जानना है वहाँ का। क्या उन्होंने क्या आपको बेहतर सिखाया? क्या क्या थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपकी वहां से? और उसका सेकंड पॉइंट मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि भारत का जो यूथ है आज की डेट में, बिकॉज आप एक एट अ वेरी यंग एज आपने ये पब्लिक पॉलिसी प्लेटफॉर्म चूज किया,
सो आपको लगता है कि भारत के यूथ को अभी इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इन सारी चीजों में? एंड अभी कॉकरोच जनता पार्टी और ये सब ड्रामा चालू हो गया, राइट? सो अभी नाउ पब्लिक वांट्स कि यार हमारे मुद्दों को सुना जाए, या यूथ चाहता है कि हमारी चीजों को आगे रखा जाए। सो क्या वो पब्लिक पॉलिसी से लिंक किया जा सकता है? सो अगेन, पहली चीज तो अगर कौटिल्य में मेरा एक्सपीरियंस जानना है तो उनके पेज पे टेस्टिमोनियल वीडियो है मेरा। अच्छा। बट दैट इज साइड, ये तो जोक्स हो गए, थोड़ा जोक कर लिया मैंने। बट हाँ, कौटिल्य आई वुड से ट्रांसफॉर्म मी इंटायरली। एंड मेरे जूनियर्स भी जो है ना, या जो मेरे को अप्रोच भी करते हैं कि जानने के लिए अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आता रहता है मेरे को लिंक्डइन पे, तो दे उनको भी मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आप जो पर्सन हो जब आप कौटिल्य में जाओगे, और जो पर्सन हो गए आप जब आप बाहर निकलोगे, वो दो अलग लोग होंगे। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। हाँ, किस डोमेन में, किस वे में, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे वो ग्रोथ परस्यू करते हो, वो आपके अपने इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं। बट आई वुड से कि हाँ, कौटिल्य गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। आई स्टडीड ओवर ऑलमोस्ट 40 सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट डोमेन्स। मैंने लाइक लिटरली सब कुछ कवर कर लिया। academic writing, statistics, Python, economics, gender, behavioral insights, public problem solving, public finance, corporate finance. आप सोचो corporate finance. सो But बेसिकली मतलब ये इतने स्किल सेट जनरेट कर देता है इंसान में। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो। टुडे इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम कॉन्फिडेंटली टॉकिंग टू यू, आई ऑलरेडी नो हाउ द माइक्स वर्क, आई ऑलरेडी नो हाउ द लाइटिंग वर्क्स, आई ऑलरेडी नो हाउ द कैमरा इज वर्किंग राइट नाउ। आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल इन दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज मेरे पास वहाँ पे एक स्टूडियो था जहाँ पे हमें इतना एक्सपोजर मिल गया हमको ऑलरेडी। वी वर प्रिपेयर्ड टू फेस द मीडिया। इनफैक्ट वी हैड वन ऑफ द इलेक्टिव्स एज न्यू मीडिया करके, जहाँ पे हमको डिफरेंट चीजें सिखाई, कि हमको सिखाया कि मीडिया के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, प्रेस रिलीजेस कैसे डालनी, रिलीज करनी है, या कुछ भी है। देयर इज अ IPS वर्कशॉप दैट हैपेंस, दैट इज फॉर IPS स्टूडेंट्स ओनली, सॉरी द पीपल हु क्लियर IPS एग्जाम्स। उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे दे कम टू अच्छा, कौटिल्य। वहाँ पे वही तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल Yes. नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हैदराबाद। Yes, yes. Right, And right, right. as a student of Kautilya, I went and visited that place. अच्छा, वो आईपीएस का ट्रेनिंग ग्राउंड है ना? हाँ. बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएस की ट्रेनिंग Yeah, वही yeah. होती है स्वप्ना में। So every year, at least for the last 2-3 years, तो definitely IPS people come there. तो 3 दिन का वर्कशॉप होता है उनका हमारे स्टूडियो के साथ। So उनको डोर स्टेपिंग के बारे में बताते हैं and all of that. So basically outside KSPP students also the exposure is given. But हाँ, कौटिल्य आपको पूरे तरीके से रेडी कर देगा। आपको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव दे देगा, आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे देगा, जेंडर्ड पर्सपेक्टिव दे देगा, यू नेम इट, you get all kinds of exposure. When you're saying 40 subjects, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली almost every dimension cover है। Yeah, and on top of that, we have so many speakers coming in every other day. तो and from various domains, कुछ गवर्नमेंट से होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर से होंगे, कुछ लोग सोशल सेक्टर से होंगे। They'll be speaker or the other coming in every other day, and that gives you एक तो exposure on ground, लोग कैसे काम कर रहे हैं उसका, then also an opportunity to network. तो वो दोनों वेज में काम Very करता है। important point. Very important. क्या वो नेटवर्किंग जो यार मुझे लगता है, I guess this is the biggest skill set Definitely, आज के डेट में। definitely. हम भी जुड़े तो वो शायद वो एक नेटवर्क से जुड़े, और आगे जो जुड़ेंगे वो भी नेटवर्क से जुड़ते हैं, तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. एंड जो मेरा सेकंड पोर्शन था उसका, कि मतलब व्हाट डू यू थिंक कि अभी हमारा जो भारत का यूथ है उसके लिए इस पब्लिक पॉलिसी की इम्पोर्टेंस हो सकती है, या उसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए एक्चुअली इसको? So I would say कि पहली चीज तो यूथ इम्पोर्टेंस दे रही है। इट इज अ ग्रोइंग सेक्टर एंड डे बाय डे इट कीप्स ग्रोइंग, एंड वी सी डिफरेंट बूट कैंप्स, फेलोशिप्स, शॉर्ट कोर्सेज कमिंग अप, एंड वो एक डिमांड को ही तो केटर कर रहे हैं। That's one way to look at it. The other thing is, of course, हमारी generation, I would say, is quite aware of the issues that are coming up. करेक्ट। And that also plays a part. So, yeah, I would say कि yes, we are, as a field, public policy is growing. And I would say कि society भी is, well receiving it as a domain. सो बेसिकली इट्स लाइक कि हाँ, कहीं ना कहीं डिमांड है हमारे सेक्टर्स में, ऑब्वियसली बिल्कुल, और लोग कहीं ना कहीं अब थोड़े से जागरूक भी हो गए हैं उतने, और आई गेस कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं भी, यूट्यूब है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई दी जाती हैं।
सो कौटिल्य पब्लिक पॉलिसी स्कूल, राइट। सो आप वहाँ से परस्यू कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वहाँ पे आपको एक बेटर एक्सपोजर मिलेगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने पूछ लिया है, आगे बढ़ते हैं हम। राइट, अब आई वांट टू नो थोड़ा सा ना, विल गो नाउ, विल डीप डाइव इनटू योर जर्नी ऑफ आर जेंडर लेंस। वहाँ पे मैं बात करूँ आपसे। जब आपने वो स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली जब हम कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी इनिशिएटिव या कहीं पे भी कुछ भी कदम रखते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। और मुझे लगता है कि जब मैंने कभी कोई इनिशिएटिव लिया तो एक सेल्फ डाउट होता ही होता है। हम चाहे कितना मर्जी झूठ बोल लेंगे, वो सेल्फ डाउट नहीं होता है कहीं ना कहीं। ये लगता है यार ये चलेगा, विल इट वर्क आउट, जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ होगा इसका। और सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? क्या वो डाउट आपके अंदर था या क्या डाउट था, और पर्सनली आपने उसको ओवर पावर कैसे किया एंड कैसे उस पूरी जर्नी ने आपको शेप किया? Definitely. I would say कि I started this, February में. So it's only been like 4 months, I would say. But in those 4 months, the person that I was 4 months ago और आज में again बहुत फर्क है. And किसको नहीं होता सेल्फ डाउट, एज यू सेड। राइट, मेरे को भी होता है, आज भी होता है, कई बार होता है। कोई भी चीज ऊपर नीचे चली जाए एकदम से ऐसे लगता है कि अरे ये कैसे होगा। पर अगेन वहां पे आई वुड से कि फेथ बहुत काम करता है। और एट एवरी स्टेप आई हैव सीन एटलीस्ट इन माई पर्सनल लाइफ, वो फेथ अपने पे, खुदा पे रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हाँ, मेरे केस में ये था कि मैं भी डरती थी सब चीज़ों से। आज भी डरती हूँ, ऐसा नहीं है। बट क्या ये है कि अपने आप को चैलेंज करते रहो ना, थोड़ा थोड़ा भी। तो अपने आप को जब आप पुश करते हो, और जब आप वो एक पॉइंट आते हैं जब आप अपने आप को पुश करे जा रहे हो, फेल हो गए फिर ट्राई करोगे, फेल हो गए फिर ट्राई करोगे, और जब आप पहली बार सक्सीड करोगे ना, मजा लगे, वो खुशी अलग है ना। वो आपको राइट, ऐसे लगेगा कि ओ माय गॉड ये हो गया। मेरे केस में आई वुड से कि डिसिप्लिन टाइम को लेके मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज थी। पिछला पूरा साल मैंने उस पर मेहनत करी है एंड रोज ट्राई करती थी, रोज फेल हो जाती थी। दिन मतलब आधा टाइम नहीं होता था फॉलो, आधा टाइम हो जाता था, ऐसा वैसा पूरा चला है। पर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट जब मेरे को मेरी जॉब क्विट करनी थी, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं आज करेक्ट, 11 महीने पहले जो वर्जन थी उससे बेटर हूँ, अगर मैं अपने आप को बिल्ड कर सकती हूँ तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड कर सकती हूँ। एंड दैट कॉन्फिडेंस है। तो बाकी उसके अलावा मेरा पर्सनल चैलेंज जो सबसे ज्यादा आया मुझे जेंडर लेंस के केस में, वो ये था कि टाइम ओवर इन्वेस्ट कर देना, इसमें सारा अटेंशन इसको मिल जाना। कहाँ आई वुड ओवर वर्क माई सेल्फ। एंड मेरा जो कोर टीम है, इट्स मी एंड 2 अदर पीपल, तो हम वो लोग भी बना के प्लीज स्लो डाउन एंड कॉन्स्टेंटली खुद को पुश करते रहना। उसका पर्सनल रीजन भी था कि मेरी जॉब में मेरे को सुनने को मिला था कि तो नॉट दैट वर्क एथिक उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आई वुड पुश फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, कि भाई मेरे को 5 बजे के बाद नहीं काम करना, वीकेंड्स पे काम नहीं करना, मेरे जितने बिलिंग आवर्स है मैं उतने ही करूंगी। एंड इस चीज पे काफी सुनना पड़ा मुझे। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड ओवर वर्किंग टू प्रूफ दोज पीपल रॉन्ग। एक तो वो चीज गलत है, वो नहीं करनी। एंड दूसरा कि हाँ, जब आप अपने आप को ऐसे ओवर वर्क करते हो, आपकी बॉडी तो लिमिट्स है बॉडी की, राइट, हेल्थ वो इश्यूज। बर्नआउट आता है। मेरा भी बर्नआउट आया और बहुत गंदा आया। तो बट अगेन उसके बाद ये समझ में आया कि नहीं, हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को ओवरवर्क नहीं करना। एंड इवन यूपीएससी प्रेप में इट इज वेरी नॉर्मल कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही जगह पढ़ रहे हो। तो लॉट ऑफ माई कोहॉर्ट मेंबर्स वर आल्सो एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट, सो आई काइंड ऑफ उनसे बात अरे करके मुझे 100%। आइडिया है थोड़ा कि कैसा होता है। उसके इसमें प्लीज डोंट बर्न योर सेल्फ आउट, बिकॉज हेल्थ गई तो सब गया। बिल्कुल, हेल्थ है तो आप कुछ ना कुछ बना लोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। या एंड यूपीएससी क्रैक करने के लिए भी तो अल्टीमेटली यू नीड टू क्रैक कर भी लिया, उसके बाद भी तो यू नीड अ गुड मेंटल हेल्थ टू सस्टेन इट, बिल्कुल। Yes. उसके लिए भी तो आगे भी तो चाहिए, बिल्कुल। डेफिनेटली। वेरी नाइस पॉइंट। सो सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, बट ओवरऑल एक्सरसाइज, हेल्थ,
मेंटल बैलेंस, ये पीस वीस सारे जितने भी अच्छे शब्द हैं अपने साथ रखें, राइट? Definitely. So when I'm seeing you, Pinaki, I'm very, happy to see you and very happy to talk to you. And when I'm talking with you ना, तो मुझे एक फीलिंग है of a financial independent girl, right? कि एक लड़की जो बिल्कुल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। आज भी बहुत सी women like you, they are financially independent, पर उसके बावजूद भी ऐसा देखने को मिल जाता है कई बार कि दे आर नॉट इमोशनली इंडिपेंडेंट। See, this might be a tricky question, right? So, according to you, आपको क्या लगता है कि इसका रूट कॉज क्या है? क्या ये एक्चुअल में है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, या सिर्फ एक परसेप्शन है, या ये परसेप्शन चेंज होना चाहिए, ये सिर्फ एक दिस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव ऑफ समवन? I would say ये थॉट अपने आप में गलत है, ओके, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप जिन विमेन की बात कर रहे हो वो विमेन है बिलोंगिंग टू दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे उनको इतना फ्रीडम नहीं मिलता। बिल्कुल, तो वहां पे हर चीज के लिए पापा से पूछो, भाई से पूछो, हस्बैंड से पूछो, या घर में किसी भी मर्द से पूछो। आई अंडरस्टैंड यू टॉकिंग अबाउट दैट सेगमेंट, बट आई वुड स्टिल से कि नहीं, इट इज रॉन्ग, बिकॉज अल्टीमेटली societal pressure or lack of a supportive environment leads to that. It is not that women inherently ऐसी हैं. Women are very strong. झांसी की रानी is a good example. राइट, Princess Diana is a good example. उनकी marriage completely fell apart. Globally, everybody knew, but she still could stand up and show up for humanitarian causes. उससे ज्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान कौन हो सकता है? नॉट सेइंग कि उनके अपने चीजें नहीं थी जो उनको इफेक्ट नहीं कर रही थी, बट अगेन आई वुड से कि इट्स एन ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर वुमेन। हमें हमारे सराउंडिंग्स में से जो प्रेशर आता है उससे स्टेप करने के लिए बाहर हमारे को एक स्ट्रगल लग रही है, और कई सालों से लग रही है। वी हैव हैड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, वी हैव हैड सफराजेट मूवमेंट, ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स रही हैं, और तो वो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और वो तब तक चलता रहेगा तब तक सोसाइटी में नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा कि मेन एंड women आर इक्वल। राइट। सो आई ऑल्सो बिलीव दैट कि इट्स नॉट लाइक कि ये सारी ही विमेन पे यू कैन अप्लाई द सेम स्टेटमेंट, बट इंडियन सोसाइटी में अगर कहीं पे ऐसा है तो इट इज जस्ट नॉट कि दे डोंट वांट इट इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर All factors. पर्सपेक्टिव्स एंड फैक्टर्स आल्सो, राइट? अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई वांट योर जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन दैट, राइट? फ्रॉम योर लेंस आई वांट टू नो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे एजुकेटेड फैमिलीज में भी आप देखेंगे, पढ़ी लिखी फैमिलीज है कई सारी, वहाँ पे भी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, बिकॉज आपने भी बोला कि जेंडर जो है वो इक्वालिटी के साथ ही देखना चाहिए, राइट? आपने भी लास्ट लाइन यही बोली, तो मैं वहीं से उसी बात से पूछ रहा हूँ कि जब हम बोल देते हैं कि लड़का लड़की, तो पढ़े लिखे फैमिलीज में भी यार लड़का लड़की के लिए रूल्स काफी डिफरेंट है, एंड इवन आई हैव आल्सो सीन। सो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन से ज्यादा पावरफुल सोसाइटी की कंडीशनिंग है क्या ये, और दिस इज द ओवरऑल कंडीशनिंग जो हमारी सोसाइटी के ऊपर है? क्योंकि तो- एजुकेशन से तो नहीं टूटी है, या वो एक प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिली शायद उन्हें। तो पहली चीज तो ये मेरे घर में भी होता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे मम्मी साथ आई है, और शायद मेरा भाई आया होता तो वो अकेला आता, बट हाँ कई सारी जगहों पे मैंने भी देखा है मेरे घर में मेरे भाई के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है मेरे काम से। मेरे काम छुड़वा के मम्मी कह देंगी कि चलो गेस्ट को सर्व करो, बिल्कुल, जो मेरे भाई के केस में नहीं होगा। ऐसा होता है, और एंड ये सोसाइटी कंडीशनिंग है, ये उनकी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है, ना मेरे भाई की गलती है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बस ये है कि एक इनहेरेंट थॉट यही होगा कि अगर गेस्ट आए हैं तो पिनाकी को बोल दो, वो कर देगी। थॉट ही नहीं आएगा कि हिरण्या कर देगा, मेरा भाई कर देगा। राइट। तो एक ये है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट या उसका कोई रोल नहीं रहा है, क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन है तो मेरे पास ये हक है कि मैं जाके काम कर पा रही हूँ। मेरे को आज इंडियन स्टार्ट करना है तो मेरे को पूरा फैमिली का सपोर्ट है। मेरे को अगर आज यहाँ आना है तो मम्मी साथ आ गई, ये नहीं कहा कि तू बंद बैठ जा घर में। तो वो भी एक फैक्टर है कि एजुकेशन हैज प्लेड इट्स पार्ट। राइट। पर हाँ,
चाहे वो सेफ्टी हो, उसके चक्कर में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। एंड इस केस में ना विमेन हैव टू पुश बैक। हक कभी कभी ना ऐसे हाथ में परोसा हुआ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, झगड़े करने पड़ते हैं। एंड शुरू शुरू में प्रॉब्लम आएगी, बट बाद में ये एक चीज़ है जो कि ना इनकलकेट हो जाती है, पेरेंट्स भी समझ जाते हैं। और जहाँ तक बात आता है आपका क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन वर्सेस सोसाइटल प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट, अभी जैसे ट्विशा का केस हुआ, बिल्कुल अब फॉर्मर जज वाज इन्वॉल्वड इन अ डाउरी डेथ केस। राइट। अगेन इट्स स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग, सो मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी उस पर। बट अगर ऐसा है तो देन एजुकेशन डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। या एजुकेशन इज नॉट एवरीथिंग। सोसाइटल लेवल पे माइंडसेट चेंज करने का रास्ता भी एजुकेशन ही है, पर वो चेंज जब तक नहीं होगा तब तक ये इश्यूज परसिस्ट करते रहेंगे। अब हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इतना काम किया कि विडो रीमैरिज अलाउ करी, सती बंद करवाया, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो अब वो सब किया, उसी की वजह से आज वुमेन आर एट अ मच बेटर पोजीशन, एटलीस्ट हम स्कूल तो जा रही हैं। आवर कंट्री वाज इनफैक्ट द फर्स्ट वन जिसने डे 1 पे वुमेन को राइट्स दे दिए थे टू वोट। सफरेज दे दिया, सब कुछ, सारे राइट्स मिले। yes. बिल्कुल राइट। सो बिल्कुल सही बात है। आई थिंक कि मतलब इट इज जस्ट लाइक कि यार वो आप इधर से देखेंगे तो 6 है, उधर से देखेंगे तो 9 है। इट इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव कि डेफिनेटली एजुकेशन, रियल एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन है, समझदारी वाली एजुकेशन है, तो जरूर इंसान को आगे बढ़ाता है। बिकॉज मेरे घर में तो बिल्कुल टोटल उल्टा सीन है। जो आपके यहाँ शायद हो सकता है, या मतलब जो मैं सुनता हूँ सोसाइटी में, मेरा तो बिल्कुल उल्टा है भाई। उधर दीदी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है स्टार्टिंग से, हर चीज उन्होंने में पराए घर जाना है ना। है। अब यार वो तो देखो, अब पैट्रिलिनियल सोसाइटी में, ये मैट्रिलिनियल में हमें जाना पड़ता है, वो वहां पे नहीं है। वो तो नॉर्थ ईस्ट में तो हमें जाना ही पड़ता है ना। वो आती बारात लेके लड़की। तो खैर मतलब आई बिलीव कि दिस इज समथिंग जो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है पर्सपेक्टिव कि ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी की ना कंडीशनिंग है, और कई लोग तोड़ रहे हैं। एंड women like you and women those who are coming out independent, definitely they are the ones, those who are going to provide some example, right? So you are definitely one example कि यार आप तोड़ सकते हो, और आप अपने बच्चों को वो कम से कम फेस नहीं होने दोगे, तो स्लोली चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे आपसे पूछना है, अभी ना आजकल सोशल मीडिया बड़ा प्रेवलेंट हो चुका है, बड़ा ही रेलिवेंट हो चुका है, और सोशल मीडिया पर एम्पावरमेंट का नैरेटिव बड़ा ही स्ट्रांग है। मतलब बुरा ना माने कोई हमारी बात का, बट भाई पक्की बात है, ये जो फेमिनिज्म वाला एक एंगल है, ये बड़ा तेजी से ग्रो करता है। और कई सारी मैंने तो वीडियोस देखी हैं जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज, रियलिटी में विमेन जो है शायद इन प्रॉब्लम्स को जूझ ही नहीं रही है। वो तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स को शायद हम उसका सोल्यूशन नहीं निकलवा पा रहे हैं। सो वो वाला पर्सपेक्टिव तो बहुत बात की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ, राइट? मतलब बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया है, यार एवरी विमेन हैज द राइट, राइट। अभी हम मेंस्ट्रुअल लीव्स की बात कर रहे हैं कि यार पीरियड लीव्स होनी चाहिए एटलीस्ट। मैं कह रहा हूँ इतना जेंडर सेंसिटिविटी जो अभी नहीं है, हाउ डू यू ब्रिंग दैट चेंज? आप कैसे करोगे इसको? सोसाइटी में ओपनली बात कैसे करें इस बारे में, कैसे हम समझाएं इसको? अभी मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि अभी तो मैं अनमैरिड हूँ, घर पे हूँ, मम्मी पापा के साथ हूँ, तो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, राइट। ठीक है, एंड स्पेशली सेफ्टी को लेके। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ना आई वुड से लड़कों को रियलाइज भी नहीं होता, एटलीस्ट मेरे भाई को भी नहीं होता ये कभी कभी क्यों ना, उसके लिए और मेरे लिए ये एक बहुत मेजर फर्क है। दैट्स वन ऑफ द रियलिटीज ऑफ बीइंग अ वुमन। आप बाहर अकेले जा रहे होगे ना, आप चेक करोगे आपका फ़ोन में बैटरी पूरा है या नहीं है, आप चेक करोगे कि आपका लाइव लोकेशन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैब में भी बैठोगे तो कॉल पे पर्सन साथ में रहेगा। ऐसी छोटी चीज़ें हैं, एंड दोज आर एडिशनल बर्डन्स जो एक विमेन पे होते हैं। एक कांस्टेंट आपके अंदर स्ट्रेस होगा, बाहर जा रहे होगे, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें रहेंगी।
हाँ शायद ये सारी चीजें हम नहीं सोचते, नहीं सोचते। मतलब बीइंग अ लड़का मैं नहीं सोचता कि यार कोई मेरे पीछे तो नहीं कर रहा है, बट यार रात को 2 बजे के बाद तो मेरे को भी सोचना पड़ता है मॉल कि में तो नहीं सोचना पड़ता ना। हाँ मेरे नोन्स में ऐसा हुआ है कि देयर वाज समवन फॉलोइंग अ बिल्कुल पर्टिकुलर राइट नोन ऑफ माइन, दिन राइट राइट दिहाड़े। तो अब ऐसी चीजें बहुत सारी होती है। अब उसके बाद एक्सपेक्टेशन भी होती है विमेन से कि काम भी करे, घर भी संभाले। अब सबको पढ़ी लिखी बहू भी चाहिए, पर सबको घर के काम काज करने वाली भी चाहिए। ये अब वो एक सुपर वुमन का रोल निभाए, वुमन नहीं हो सकती अब तो। उसको सब कुछ मैनेज करना। और इस केस में ये ना, ये आज इंटेलिजेंस इज आल्सो डूइंग दिस स्टडी। we'll start this where we are trying to understand the mental load of women. जो मेंटल लोड ऑफ ह्यूमन yes, ओके एंड हाउ डू यू ब्रिंग दैट, मतलब पता कैसे चलेगा, क्योंकि भाई अगर मतलब मुझे लगता है अगर हमने पूछ लिया तो नेवर एंडिंग स्टोरी नहीं है, कैसे बताएंगे, कैसे हम कैसे पता लगाएंगे मेंटल लोड क्या है, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, it सुन will करके be बात करके yes. So obviously there are different methods of ओके राइट research methods to do the study, but सर्वे क्या व्हाट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव yes, व्हाट yes, ओके yes. ओके राइट तो but yeah, we'll try to understand that. अब जैसे menstrual health की आपने बात करी, वो है मेनोपॉज है। अब ऐसी चीजें ये डायरेक्टली बॉडी को इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल अब आप आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली अवेयर कि जब आप कोई लड़की अपने पीरियड्स पे होती है, उसका आधे से ज्यादा टाइम तो वो दर्द में होएगी, या फिर उसको मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, या फिर उसको ब्रेन फॉग हो जाता है। कई बार आप सोचते सोचते ब्लैंक हो जाओगे। अब ऐसी चीजों के बारे में ना आज नहीं सोच सकते जिन जो फेस नहीं करते इस चीज को, या फिर जिन्होंने बात नहीं करी होती है इस टॉपिक पे। अब मेरे केस में जैसे था, जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए तो मेरे को मम्मी ने पहली चीज जो बोली थी कि ये गर्ल्स का सीक्रेट है, पापा और भाई को मत बताना, उनको नहीं बताते, उनसे टॉपिक पे बात नहीं करते। वो अलग बात है कि मैं वोकल हूँ तो मैंने करी और मैंने नॉर्मलाइज कराया कि घर में ये चीज पे बात हो सकती है। पर अगेन बहुत सारे लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। मैंने मेरी मम्मी को कभी नहीं कंप्लेन करता हुआ सुना, मेरे पापा को वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, कि हाँ मेरे को क्रैम्प्स हो रहे हैं, हाँ मुझे आज रेस्ट चाहिए, हाँ आज थोड़ा आप देख लो बच्चों को। मेरी मम्मी ने कभी कंप्लेन ही नहीं करी ऑन दिस। एंड उसके अलावा यू नो और सो भी व्हाट, चीजें। सॉरी टू हाँ इंटरप्ट, व्हाट डू यू थिंक कि जो आपने जैसे ये पॉइंट बताया कि मैंने भी शायद अपनी मदर को नहीं सुना है हाँ ना, जनरली हम लोगों ने मदर को नहीं सुना है, बट ये अब जो यंग जनरेशन हैं, द कमिंग जनरेशन, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि शायद उन्होंने अपनी आवाज ही नहीं रखी क्योंकि पता था ये शायद फायदा ही नहीं है, एंड इधर द यंग जनरेशन वांट्स कि ठीक है वी विल आल्सो डू, पॉइंट वो नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड बी एटलीस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस इशू कि एटलीस्ट सुन तो लो, समझ तो लो। एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट लाइक कि जो पेन पीरियड क्रैम्प्स का विमेन फेस करती है वो मेन भी फेस करें। वो दैट इज तो नॉट व्हाट इक्वालिटी, दैट इज नॉट व्हाट ओके इक्वालिटी इज, बट हाँ सपोर्ट करें, शायद घर के 2 काम में मदद कर दें, काम बटा ले, दैट इज इनफ। या फिर बेयर मिनिमम अगर वो परेशान हो रही है तो उसको बैठ के सुन लो। अब मेनोपॉज की बात करते हैं क्योंकि हम मम्मी की जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब मेनोपॉज के बारे में बहुत सारी औरतों को पता भी नहीं होता कि क्या होता है। अगेन लाइक आई मेंशन, ब्रेन फॉग बहुत कॉमन है। और अगर आप लिंक्डइन खोलेंगे, देयर इज अ पर्टिकुलर साइड ऑफ लिंक्डइन दैट टॉक्स अबाउट दिस थिंग कि मिड करियर लेवल पे विमेन व्हेन दे आर एट देयर पीक ऑफ देयर करियर्स, हाईएस्ट पोजीशंस पे, तब विमेन आर फेस दिस प्रॉब्लम मेनोपॉज का, एंड उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनका करियर टेक्स अ हिट। तो इस पे भी फोकस की जरूरत है उतनी ही कि ओके दिस इज आल्सो लॉट ऑफ चेंज दैट विमेन फेस, बिल्कुल। और इस पे अवेयरनेस ही नहीं है। अब नहीं जानते लोग इस टॉपिक। सो बेसिकली दिस इज समथिंग की जो अवेयरनेस हमें लानी है, मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं, मेटरनल हेल्थ है, सो ये तो बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बट डेफिनेटली कि एटलीस्ट थ्रू पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स दिस चेंज कैन डेफिनेटली बी। सो ओपन टॉक्स तो तभी हो पाएंगे जब वो ओपनली बात ही हो पाएगी, अवेयरनेस इज द ओनली वे, ताकि लोगों को पता चले और सेंसिटाइज हो। ओके सो पिनाकी, आई वांट टू नो आपके अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी के अंदर
हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं आज, यहाँ पे एक महिला को, एक विमेन को सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ क्या फेस करना पड़ता है, किस में वो जी रहे हैं, क्या उन्हें हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो इग्नोर कर रही है। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक ऐसा क्या सच है जो शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, एंड एक विमेन जो है वो इस अनकंफर्टेबल ट्रुथ को जी रही है। वन वर्ड, रेप्स। ओके। एंड आप देखेंगे कि न्यूज आती रहती है, हर स्टेट से आएगी, हर एज की लड़की के लिए आएगी। एंड घर से निकलते वक्त का जो टाइम है या फिर जो कपड़े पहने हैं उन सब पे ब्लेम जाता है। शी वॉज आस्किंग फॉर इट। एंड इसको लेके ना लॉज हैं, बहुत लॉज हैं विमेन के को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट जो लॉ है इट इज एक्चुअली वेरी फेवरेबल टू विमेन ऑन पेपर, पर सोसाइटी का सपोर्ट मिसिंग है। क्योंकि जब जब ये कंडीशनिंग होगी, जब जब लॉ इतना स्ट्रिक्ट होगा, तो किसी के भी ना जहन में ये ख्याल तक नहीं आएगा कि वो ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज रेप इज नॉट अबाउट लस्ट, इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट वांटिंग टू डोमिनेट अ पर्सन। एंड कोई सेफ नहीं है, छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, डॉक्टर्स सेफ नहीं है, family members safe नहीं है। There was this study that was one statistics that came up कि 2014 में that 90%, almost 90% of the cases of rape में victim knew the perpetrator। आपके नोन ही करते हैं। आप कई बार देखेंगे कि आई डोंट नो आपने नोटिस करा अपने घर में आने पर, इवन जब घर के जब रिलेटिव्स आते हैं ना, तब भी आपकी बहन को बोल दिया जाएगा ठीक से कपड़े पहनियो, ठीक से बैठियो, बिल्कुल बिल्कुल 100%। दुपट्टा ले ले, बोलेंगे क्योंकि वो तक सेफ नहीं मानते। मेरे पापा ने मुझे यही एजुकेशन दिया कि अपने बाप तक पे भी पूरा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं करना, आंख बंद करके तो किसी को ट्रस्ट नहीं करना। इस तरह का डर के साथ जो जीना, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी 16 मिनट्स अ वुमन गेट्स रेप। दलित विमेन को तो ऐसे उठा के ले जाते हैं, एंड दैट इज सच अ सैड रियलिटी। बट मतलब ऑब्वियसली आई ट्रूली एक्सेप्ट जो आपने बोला, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन इंडिया। बट ऑन द अदर हैंड, अगर इसके एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो कि ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में भी आएगा ही आएगा, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, दैट इज कि देयर इज वन सेक्शन ऑफ मेल्स जहां पर वो शायद इन्वॉल्व भी नहीं है, बट उन्हीं लॉस का इस्तेमाल लड़कियां गलत तरीके से कर देती हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, आई एम नॉट सेइंग कि ओके, लाइक आई सेड कि or rather I should say, like I always say, that just because some segment of the society misuses a particular law does not mean कि आप वो लॉ इन्फोर्स मत करो, क्योंकि बहुत सारे लॉज ऐसे जो कि मिसयूज हो जाते हैं। आप देख लीजिए टैक्स इवेजन कितना इजीली हो जाएगा, आप देख लीजिए कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में इधर उधर एम्बेजलमेंट हो जाएगी, बहुत सारे। And this is just one of the examples I'm giving of, people playing around with the rules. करेक्ट। Regulations के साथ खेल जाते हैं लोग। तब तो हम ये नहीं कहते कि हम रेगुलेशन नहीं लगाएंगे, तब क्यों नहीं? अब आप देख लीजिए कि कभी कभी I mean, again, like I said, the rules get misused, left, right and center. सिर्फ इसी रूल पे ये क्यों डिबेट है? क्यों? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक की मतलब लॉज को अगर हम लॉज के रूप में देखें तो कई सारे लॉज हैं जो डे टू डे बेसिस पे घुमा दिए जाते हैं, मिसयूज कर दिए जाते हैं। एंड उसका मतलब ये नहीं है कि अब किसी ने रेड लाइट तोड़ दी और वो बच गया तो आप रेड लाइट ही बंद कर दो।
एग्जैक्टली. राइट, तो वो ट्रैफिक लाइट्स तो चलनी ही चलनी है. हाँ, सो द पॉइंट इज कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड आई बिलीव कि जो अवेयरनेस है ना, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन थरो इन्वेस्टिगेशन विल प्रिवेंट दैट ऑल्सो. हाँ, आपकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन. स्टेट की कैपेसिटी क्या है, वो एक है. आप कितने थरो इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं और आप कितना जस्टिस ड्रिवन हो एज अ सोसाइटी. तो जो हमारे यहाँ पे यही होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज. बट मीडिया ट्रायल्स में तो पहले दिन से हो जाता है ना. सो दिस इज समथिंग कि कुछ चीजें मतलब फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन शायद वो हमें मैंडेटरी करना चाहिए. बट योर पॉइंट इज 100% करेक्ट. इसको हम ये नहीं कह सकते कि मतलब एक जगह हो गया तो फिर यार ये इसको हम कर ही नहीं सकते. तो स्ट्रिक्ट Exactly. लॉज एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन इज दी वे. राइट, डेफिनेटली. एंड बिफोर वी रैप इट अप, लास्टली आई वुड लाइक टू नो कि बिकॉज आप जानते हो कि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड ही रहा है. एंड यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है, जैसे हम लोगों ने आज बात भी करी, कि बड़ी टैक्सिंग है, बड़ी माइंड आपका खराब कर देता है, काफी सारा आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है. एंड आई बिलीव कि अभी इस साल भी आपने सुना भी होगा यूपीएससी का बड़ा बवाल हुआ कि क्या ही पेपर बना के भेज दिया उन्होंने, कैसा क्वेश्चन पेपर आ गया. राइट, सो माय पॉइंट इज कि अगर आप फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक प्लान बी बता सको कि ठीक है, इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, क्या है इसके अलावा भी, क्या आप सर्विस में जा सकते हो, क्या इसके अलावा लेटरल एंट्रीज होती हैं, क्या इसके अलावा पॉलिटिकल कंसल्टिंग या पब्लिक पॉलिसी या फिर आप गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम कर सकते हो, क्या आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो द वे यू आर डूइंग. आप भी सोशल इम्पैक्ट एजुकेटर टाइप ही हैं, क्रिएट ही कर रही हैं, चाहे वो एक पर्सपेक्टिव आपने चूज कर रखा, अपना नीश अलग रखा हुआ है. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए वो? सो आधे से ज्यादा तो आप ही ने मेंशन कर दिया. तो आई वुड से कि फेलोशिप्स आर देयर. आई विल से कि क्या कहते हैं, अपस्किल रेलेवेंट करके, जैसे भी रीबाउंड्स की हम बात कर रहे थे, दैट इज वन सच प्लेटफॉर्म. देयर मेनी शॉर्ट कोर्सेज जहाँ से आप अपने So आप what को are the skills? वो स्किल सेट क्या है जो चाहिए एग्जैक्टली. उन्हें? सो गुड क्वेश्चन. सो स्किल्स आ गए आपकी रिसर्च को लेके, स्किल्स आ गए आपकी एकेडमिक राइटिंग. आपकी राइटिंग इज योर बिगेस्ट, आई वुड से, स्किल. No matter what anybody says, ChatGPT is coming. If you cannot write a few sentences of your own, you're in a bit of a trouble. Especially when it comes to social sciences. ये तो स्कूल में भी टीचर बोल देगी. But हाँ, since I'm from public policy background, I'll talk about that. So public policy is a good alternative. And I think most of your knowledge जो है आपको प्रिपेयर ही गवर्नेंस के लिए करती है, which is what is the aim of public policy as well. You can apply that knowledge. You already understand the geography. You already understand, the economy of the country. You understand international relations. यही सब कुछ तो अप्लाई करना होता है when it comes to public policy. हाँ, additional skills क्या चाहिए होंगे आपको? डेटा हैंडल करना आना चाहिए. The That data is- handle means Data handling, again, data analysis is, Okay. the different languages. आप MS Excel पे भी कर सकते हो, आप Google Sheets पे भी कर सकते हो, आप Python हो गया, R हो गया, there are different other things also, softwares हो गए, जैसे Stata हो गया. There are so many things. Again, data analysis, data visualization, that's one of the core skills. Like I said, research is another. आपको qualitative, quantitative research अगर आती है, that becomes a lot easier because you already have that knowledge का background तो आपके पास है ही, आपको सब कुछ पता है. It's just that, you need skills to apply it. And I recently attended this PPI का एक मीटअप हुआ था चंडीगढ़ में. So वहाँ पे भी यही discussion हो what रहा is PPI this? Public Policy India. अच्छा, public policy. Yeah, that's in fact a good platform to join. You start seeing की public policy, social impact वगैरह के, चीजें जो ongoing job postings and all of that वो आता रहता है उस platform पे. And they are also doing workshops as well. So maybe people, the viewers can check it out. हम बोलते हैं कि NGOs, तो NGOs सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार पैसे कम मिलेंगे, सरकारी नौकरी में तो मिलेंगे. सो एक एज अ यूपीएससी पर्सन, इफ नॉट यूपीएससी, और वो इस पब्लिक पॉलिसी वाली फील्ड में जाता है, सो व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट कि हाँ यार इतना आ सकता है? See, I would say again varies. Person to person बहुत वेरी करता है. And I would say job market also plays a part. My batch के जो packages थे have been surpassed
significantly by my juniors. तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका स्किल सेट क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो सब रोल प्ले करता है. बट But- व्हाट हाईएस्ट हैव यू हर्ड कि भाई इतना मिला है आपके जानने वाले अब ऐसे आउटलायर नंबर्स तो मैं आपको दे सकती हूँ. तो ऐसे तो हमारे यहाँ पे देयर इज 1 person who got 40 lakhs also, but then that would be a wrong figure to give you guys. But हाँ, आप एक्सपेक्ट कर लो 13 to 14 lakhs का एवरेज आपको मिल जाएगा. देयर लोअर साइड पे भी लोग, देयर इससे ऊपर भी. ऑन एन एवरेज 13 to 14 lakhs per annum. एक अब डिसेंट अगर आपके पास और सारी स्किल If you सेट है, have the right skill sets, if you have the right this thing, and the stars are in your favor, ऑब्वियसली they have to be. But तो- yes, I would say कि आप लगा लीजिए 10 to 15 का आप approximate. एक रेंज है. हाँ, again, immediately शायद now maybe you have to start small. It takes 1 or 2 years, but you will reach. But definitely there are NGOs, there are companies, there are NGOs not per se, because NGOs अच्छा. के अपने वो होते हैं, Limitations हैं. limitations होते हैं. They are always paying थोड़ा less. But हाँ, if you're in the corporate sector, then you can expect good packages also. Then in fact, there's 2-3 of my juniors who have gotten 25 above. okay. So again, like I said, your skill set, your network, the stars being in your favor, But all of मतलब that. this is the upside also, there is the downside also. downside also. बट अपसाइड में आपके पास अच्छा स्कोप है अगर आप पैसे के साथ पब्लिक पॉलिसी प्लस कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं. इफ यू वांट अ यूपीएससी प्लान बी, सो डेफिनेटली आपके पास है. Thank you so much, Pinaki, and it was a great session. And we would love to, call you back and know different perspectives about the different genders. And आज बात करके बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिले. एंड सी यू. थैंक यू सो मच. Thank you. Thanks a lot.